जय हिंद दोस्तों। एग्जाम बाग यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर अवेयरनेस की एक सीरीज़ चालू की है, जिसमें हम टॉपिक वाइज कंप्यूटर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पहला टॉपिक ही हमने DBMS रखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इस टॉपिक का पार्ट 3 है। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन को मैंने बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में रखा है। अगर आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस ASI, नीलिट से CCC, O लेवल, बैंक SSC, रेलवे, यूपी PCL, यूपी पुलिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम ये क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक ऑलरेडी 2 पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 3rd पार्ट है। ये इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंपनी के भीतर एक प्राइवेट नेटवर्क क्या कहलाता है? किसी कंपनी के भीतर एक प्राइवेट नेटवर्क क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंटरनेट, इंट्रानेट, WWW या ISP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। देखो, आप लोग को कन्फ्यूजन होगा इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर देख लेते हैं पहले। इंट्रानेट मतलब किसी कंपनी के भीतर एक प्राइवेट नेटवर्क इंट्रानेट कहलाता है। अभी हम लोग इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस देखते हैं क्या है। देखो, ये है इंटरनेट हमारा, ये इंटरनेट है, ये इंट्रानेट हो गया इंट्रानेट। देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं समझा देता हूँ। जो इंटरनेट होता है वो पब्लिक नेटवर्क होता है। जो इंटरनेट है ये पब्लिक नेटवर्क है, जबकि इंट्रानेट जो होता है वो प्राइवेट नेटवर्क की श्रेणी में आता है। ये प्राइवेट नेटवर्क होता है इंट्रानेट। ऐसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ इंटरनेट और इंट्रानेट, इसके बारे में और इसके बारे में। तो इंटरनेट जो हो गया वो पब्लिक नेटवर्क हो गया, ये प्राइवेट नेटवर्क हो गया। और दूसरा देखेंगे, मतलब ये जो इंटरनेट है, ये इंटरनेट जो है दुनिया भर के नेटवर्क को, दुनिया भर के नेटवर्क से मिला के बना हुआ होता है ये। जबकि ये इंट्रानेट जो होता है, मतलब इसमें ओनली मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी और कंपनी कैन एक्सेस इंट्रानेट, और इसमें एनीवन कैन एक्सेस। और ये जो इंटरनेट होता है ये अनलिमिटेड यूजर्स के लिए होता है, जबकि इसमें इंट्रानेट में लिमिटेड यूजर्स होते हैं। ठीक है। इंटरनेट को बोलेंगे ये लेस सिक्योर होता है, जबकि ये इंट्रानेट फुल सिक्योर होता है। इंट्रानेट टोटल सिक्योर होता है। इंटरनेट ह्यूज नेटवर्क है, और ये मतलब डिपेंड करता है, ये लैन वैन मैन पे डिपेंड करता है। जबकि ये जो इंट्रानेट है ये मोस्टली लैन पे डिपेंड करता है, लैन से ही ये कनेक्टेड होता है। इसका इंटरनेट का देखो कोई ऑनर नहीं होता है, कोई मालिक नहीं होता है, ये तो एक संचार जाल है। जबकि इंट्रानेट के कुछ मतलब एडमिन होते हैं, कुछ ओनर होते हैं। ये जो इंटरनेट है ये शेयर इन्फॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन को इससे शेयर किया जा सकता है। जबकि इंट्रानेट जो है ये मतलब छोटा सा एक ब्रांच है समझ लो। इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंट्रानेट यूज होता है। तो होप आप समझ गए होंगे। इंट्रानेट ऐसे समझो, अगर इंटरनेट अगर कोई पेड़ है, अगर इंटरनेट कोई बड़ा पेड़ है तो इंट्रानेट उसका एक ब्रांच है। इंट्रानेट किसी कंपनी में, अच्छा जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ वेबसाइट को। मान लो इंटरनेट, जैसे गूगल इंटरनेट मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रहता है इंटरनेट। और अगर इंटरनेट की बात करूँ तो कोई जैसे एक छोटा सा कंपनी है, कोई छोटा सा ब्रांच है, बैंक है। बैंक तो बैंक का एग्जांपल नहीं दूंगा मैं। कोई छोटा सा जैसे फ्लिपकार्ट है, तो उसमें उस फ्लिपकार्ट भी नहीं, फ्लिपकार्ट भी बड़ा हो जाएगा। मतलब कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लैन के थ्रू चलता हो, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में 3-4 फ्लोर हैं, उसमें लैन के थ्रू अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयरिंग होता है, वो है इंट्रानेट। जैसे ऊपर एडमिन कोई अपने कंप्यूटर से कोई फाइल प्रिंट किया तो नीचे कैशियर के पास या किसी भी स्टाफ के पास वो प्रिंट हो जाता है, तो वो मतलब इंट्रानेट के थ्रू ही होता है। तो होप आप ये दोनों समझ गए होंगे, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है। अभी देखते हैं WWW क्या है। तो WWW का फुल फॉर्म तो वही वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब
ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। टिम बर्नर्स-ली ने ये डेवलप किया था। टिम बर्नर्स-ली ने 1992 में इसको डेवलप किया था। ये www मतलब ये एक टाइप का वेब होता है। ये एक टाइप का वेब होता है। www एक टाइप का वेब है। जैसे ऐसे आप समझो, जैसे कोई बुक है। अगर कोई बुक है, इस बुक को वेबसाइट आप मानो, ये वेबसाइट है। अगर कोई बुक वेबसाइट है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर कोई बुक वेबसाइट है तो लाइब्रेरी जो हो गया, जहाँ पे बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन होता है, वो www है। अगर ये लाइब्रेरी है तो ये हो गया www, मतलब लाइब्रेरी www है, और ये जो बुक है, एक बुक सिंगल, वो वेबसाइट है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ गए। मतलब ये सूचनाओं का जो www है, ये सूचनाओं का एक विशाल नेटवर्क है जो अनगिनत वेबसाइट्स या फिर वेब पेज से मिलकर बना होता है। ये सभी वेबसाइट और वेब पेज ही होते हैं जो हाइपरलिंक के द्वारा मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो होप आपको www समझ में आया हो। और ये ISP जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जितने भी कंपनियां होती हैं जो नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, जैसे ये हो गया, जैसे फ़िलहाल में जियो है, जियो हो गया ISP सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जियो, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, ये सब जो है ISP है, सर्विस प्रोवाइडर। ये ब्रॉडबैंड भी देते हैं, ब्रॉडबैंड के थ्रू नेट कनेक्शन, मतलब ये गेटवे है, ये गेटवे का काम करता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं इसमें। तो ये 21 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी एंटिटी रिलेशनशिप में डायमंड में डायमंड के आकार का बॉक्स क्या दर्शाता है। देखो ये ER डायग्राम से क्वेश्चन है, तो मैं चारों का मतलब बता देता हूँ। ये रिलेशनशिप पूछा है ना, रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप सिंपली डायमंड के ही बॉक्स से शो करते हैं, डायमंड के बॉक्स से रिलेशनशिप। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायमंड में डायमंड के आकार का बॉक्स क्या दर्शाता है। तो डायमंड का जो बॉक्स है वो रिलेशनशिप को शो करता है, रिलेशनशिप दर्शाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे टीचर है, TAC, टीचर टीच्स टीचर टीच्स स्टूडेंट, ये हो गया, टीचर टीच्स स्टूडेंट। तो इसमें जो ये है डायमंड बॉक्स है, ये रिलेशनशिप को दर्शाता है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप को ये डायमंड बॉक्स शो करता है, दर्शाता है। तो रिलेशनशिप हो गया, ये रिलेशनशिप जो हो गया ये डायमंड बॉक्स हो गया। ये थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ये रिलेशनशिप जो हो गया वो डायमंड बॉक्स हो गया। और एंटिटी की बात करते हैं। देखो एंटिटी रेक्टेंगल से शो करते हैं। ये एंटिटी जो है वो रेक्टेंगल से शो करते हैं। ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल में जैसे मैंने लिखा था टीचर, TEACHER, टीचर था इसमें, टीचर, ये रेक्टेंगल से शो करते हैं। एंटिटी मतलब शो करते हैं, ये भी एंटिटी है, स्टूडेंट भी एंटिटी है। तो एंटिटी जो है वो रेक्टेंगल से शो करेंगे, रिलेशनशिप जो है वो डायमंड से शो करेंगे। एट्रीब्यूट, देखो एट्रीब्यूट ओवल शेप से, ओवल गोला, ये एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट को ओवल से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया तीनों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप, डायमंड बॉक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को किसके द्वारा दिखाया जा सकता है। देखो ये इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप डेटाबेस में ER डायग्राम वगैरह, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसको आप पढ़ोगे। देखो ये डेटा स्ट्रक्चर में भी हालांकि मैं बताऊंगा भी, मगर इसका ये DBMS में भी इसका वर्क रहता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी जितने भी ऑप्शन है उनको डिटेल में देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है,
किसी डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? तो देखो, लॉजिकल स्ट्रक्चर को तो डेटा फ्लो डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेंगे क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम। अभी समझते हैं, देखो पहले अब समझते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है। डेटाबेस में, ये पहले समझते हैं, डेटाबेस में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक फिजिकल होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, एक होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा था कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर वो होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है, जो स्पेस लेता है, जिसको छू सकते हैं, फाइल वगैरह जो होता है फिजिकल स्ट्रक्चर में आता है। लॉजिकल में हमारे क्वेरीज वगैरह आते हैं। लॉजिकल मतलब टेबल स्पेस होता है इसमें। अब आ गया डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम देखो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो डेटा फ्लो डायग्राम है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मैं एग्जांपल दूं तो देखो, डेटा फ्लो डायग्राम का मैं एग्जांपल दूं तो देखो, जैसे कि आप कोई ऐप यूज करते हो, आप कोई भी ऐप ले लो, जैसे सपोज करो फेसबुक का ही ऐप आप यूज कर रहे हो। तो फेसबुक का ऐप यूज करने के लिए पहले आप मोबाइल पे फेसबुक का जो आइकन होगा उस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करते ही एक दूसरा पेज खुलेगा। उस दूसरे पेज में लॉगिन और मतलब आईडी और पासवर्ड मांगेगा, आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आईडी पासवर्ड डालोगे, आप नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट पे जाओगे, होम पेज पे जाओगे, मतलब आपका खुल जाएगा होम पेज जो रहेगा। अगर आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है तो साइन इन करने का देगा। मतलब एक तरह से ये फ्लो कर रहा है आगे की तरफ। अच्छा, इसका मैं दूसरा, और इसका डेटा फ्लो डायग्राम है ना, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ अभी इसमें होता कैसे है। डायग्राम के थ्रू देखो, डेटा फ्लो डायग्राम में डीएफडी इसको बोलते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम। अब डीएफडी में होता क्या है, जैसे एक्सटर्नल एंटिटी है, एंटिटी, एंटिटी को मैंने क्या बताया था, किससे रिप्रेजेंट करते थे। एंटिटी देखो नीचे हो गया एंटिटी, ये हो गया रेक्टेंगल। एंटिटी है, मान लो एंटिटी है, इसको यूजर ही बोलते हैं, यूजर है ये। अगर ये यूजर है तो फिर आगे ये सर्कल में जाएगा प्रोसेस। जो डीएफडी में इसका डायग्राम में जो सर्कल होता है उसे प्रोसेस बोलते हैं, ये हो जाएगा प्रोसेस। फिर देखो आगे डेटा फ्लो करेगा। डेटा फ्लो जो होता है उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं या फिर ऐसे कर देंगे सिंपली। ये हो जाएगा डेटा फ्लो, ये हो जाएगा डेटा फ्लो। और डीएफडी में एक लास्ट बचा डेटा स्टोर, जिसे डेटाबेस कहते हैं। तो जो डेटाबेस होगा डीबी, जो डेटाबेस होगा वो पैरेलल लाइन दो होता है। तो डेटा फ्लो डायग्राम में मोस्टली ये चार ही ग्राफिक होते हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया यूजर, रेक्टेंगल को एक्सटर्नल एंटिटी बोलते हैं। प्रोसेस के लिए सर्कल होता है, डेटा फ्लो के लिए ये एरो का निशान होता है, एक तरफ एरो या दोनों तरफ एरो, एरो का निशान होता है डेटा फ्लो के लिए। और डेटा स्टोर, डेटाबेस के लिए पैरेलल लाइन का यूज करते हैं। तो ये था हमारा डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम हो गया। अभी देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट, इसका करेक्ट आंसर तो हमारा डेटा फ्लो ही था। अभी फिर भी देख लेते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, देखो फ्लो चार्ट को आप समझो, प्रोग्राम बनाते हैं इसमें, जिसमें हम एल्गोरिदम लिखते हैं। डेटा फ्लो में जैसे कि कोई आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम रन कराते हो तो एल्गोरिदम लिखते हो ना, कोडिंग वगैरह। तो देखो इसमें अगर अगर एल्गोरिदम में हम कोडिंग लिखते हैं, एल्गोरिदम में मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं एल्गोरिदम में। जबकि फ्लो चार्ट जो है ये मतलब लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें हम ग्राफिक का यूज करते हैं, ग्राफिक सिंबल्स का यूज करते हैं। इसमें हम एल्गोरिदम लिखते हैं और इसमें हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं। तो कौन कौन से ग्राफिक्स होते हैं मैं एक बारी दिखा देता हूँ। जैसे डीएफडी में हम लोग देखे थे चार था, डीएफडी में चार था, एक्सटर्नल एंटिटी थी, प्रोसेस था, डेटा फ्लो था और डेटाबेस था जहाँ डेटा स्टोर होता था। अभी फ्लो चार्ट में देखेंगे, फ्लो चार्ट का देखो ऐसे होता है, ओवल से स्टार्ट होता है। फ्लो चार्ट में ओवल से स्टार्ट होता है और ओवल से ही एंड होता है, मतलब स्टार्ट और एंड दोनों सेम है। इसको टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल, इसको टर्मिनल बोलते हैं। और जो दो लाइंस होती हैं इसमें, इसमें जो दो लाइंस होती हैं इसको फ्लो लाइंस बोलते हैं, फ्लो लाइंस होती हैं ये। मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, शायद ये सही है कि नहीं। ये कलर, ये कलर, ये
येलो ही ठीक है, चलो ये कलर ठीक है। देखो फ्लो चार्ट में बता रहा था, फ्लो चार्ट में ओवल वाला होता है स्टार्ट और यही होता है एंड, ठीक। जो फ्लो लाइंस होती हैं, ये फ्लो लाइंस जो होती हैं, ये फ्लो लाइंस होती हैं। फ्लो लाइंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लिंक के लिए काम आता है। और तीसरा देखो जो है, तीसरा मान लो ये डायमंड शेप इसमें जो होता है ये डिसीजन बॉक्स होता है, डिसीजन बॉक्स। ये देखो ये डिसीजन बॉक्स होता है, मतलब इधर से इनपुट आता है, इधर से इनपुट आता है और ये आउटपुट यस या नो, यस रहेगा तो दूसरी कंडीशन बनती है, नो रहेगा तो दूसरी कंडीशन बनती है। तो ये जो डायमंड वाला है ये डिसीजन बॉक्स इसमें होता है। बाकी एंड तो मैंने बता ही दिया, ये एंड होता है। और देख लो अगर ऐसे है थोड़ा सा कर्व में, अगर ये बॉक्स है, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स बोला जाता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है। और जो इसमें रेक्टेंगल होता है, फ्लो चार्ट में जो रेक्टेंगल होता है, इसमें रेक्टेंगल को बोलते हैं प्रोसेस। जैसे प्रोसेस में हो गया C=A+B, ये हो गया। तो इसमें 5-6 होते हैं ये बॉक्स, मतलब ये वही है, ग्राफिक रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें। मतलब लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकल सिंबल्स का यूज करते हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है डायरेक्ट ग्राफ। ये तो सिंपली ग्राफ ही है। अब ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, ये सिंपली ग्राफ है, डायरेक्ट ग्राफ ऐसा कुछ होता नहीं है, बस ग्राफ है। ग्राफ तो सभी हैं इसमें। चौथा देख लेते हैं ER डायग्राम। देखो ER डायग्राम बहुत बड़ा एक चैप्टर है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसको बोलते हैं, ER डायग्राम को। ये डेटाबेस में यूज होता है, ये भी डेटाबेस में यूज होता है। इसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर का पूछा है ना, डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर तो डेटा फ्लो डायग्राम, मगर ये जो ER डायग्राम है ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को शो करता है। अभी मैं बता देता हूँ ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप में जैसे ऐसे मान लो हमारा टेबल दिया हुआ है, एंटिटी रिलेशनशिप ER डायग्राम मैं बता रहा हूँ, इधर देखो ये टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल है। तो टेबल में आईडी होगा, ये टेबल तो आप अपने से बना लेना, ID 1 2 3 4 जो होगा, नाम जो होगा। तो इसमें ER डायग्राम में हम इसको ऐसे ग्राफिक में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये हो गया स्टूडेंट हमारा, ये हो गया स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट जो है वो एंटिटी है, रेक्टेंगल में हो गया। उसके बाद ये आएगा एट्रीब्यूट, एंटिटी में बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। अब एट्रीब्यूट में ये नेम हो गया, नेम में भी फिर जाएगा ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, तो ये ओवल शेप का होता है, तो इसे बोलते हैं ER डायग्राम। ER डायग्राम का भी आएगा, एक क्वेश्चन में लूँगा, अच्छे से समझाऊंगा ER डायग्राम को, क्योंकि ये ऑप्शन में है, जब मेन क्वेश्चन में आएगा तो मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर था डेटा फ्लो डायग्राम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन है RDBMS क्या है। देखो आप DBMS पढ़ रहे हो, ठीक है, DBMS पढ़ रहे हो। RDBMS क्या है? R स्टैंड्स फॉर रिलेशनल, R स्टैंड्स फॉर रिलेशनल, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल DBMS। कलर चेंज ही कर लेते हैं, येलो, ठीक है, ये हो गया रिलेशनल। अच्छा DBMS और RDBMS में आपको डिफरेंस पता है ना? डिफरेंस RDBMS और DBMS में डिफरेंस क्या है ये तो पता होना चाहिए, मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो DBMS में क्या है, डेटा स्टोर, मतलब इन DBMS डेटा स्टोर एज अ फाइल में इसको डेटा स्टोर करते हैं, जबकि इसमें RDBMS में टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, टेबल के फॉर्म में। इसमें क्या है, DBMS में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, जबकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। देखो RDBMS में हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, इसमें
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये सपोर्ट करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। RDBMS ही एसिड प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करता है, एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, मतलब इससे बहुत अच्छा है RDBMS। ये हो गया, करेक्ट आंसर था रिलेशनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट में डेटा किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। वर्कशीट 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 वर्कशीट, ध्यान दो, वर्कशीट आपने कहाँ नाम सुना है या देखा है। आपने एक्सेल ओपन किया है ना, एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में वर्कशीट होता है, एक्सेल में वर्कशीट होता है। तो किसी वर्कशीट में डेटा किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है, रो और कॉलम के फॉर्म में। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। रो और कॉलम के फॉर्म में रहता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रो एंड कॉलम। चार्ट एंड डायग्राम, इसमें ही चार्ट वगैरह जो होता है, जो स्टैटिक्स बताता है, ग्राफ हम यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रो एंड कॉलम ही हो जाएगा। 25वां था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। हमारा 26वां क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो डेटा को पंक्ति और स्तंभ के रूप में प्रोसेस करता है कहलाता है। देखो इसमें सॉफ्टवेयर पूछा है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में प्रोसेस करता है। रो एंड कॉलम अभी तो जस्ट मैंने बताया था, रो एंड कॉलम किस में, स्प्रेडशीट में होता है। रो एंड कॉलम, अगर रो एंड कॉलम आ गया तो देखो वर्ड प्रोसेसिंग में होता है, नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग में नहीं होता है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, मुझे लग रहा है ये उसकी बात कर रहा है, PPT जो बनाते हैं प्रेजेंटेशन, उसकी बात कर रहा है। DBMS आ गया, देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सही हो जाएगा, क्योंकि डेटाबेस में ही तो हम टेबल का यूज करते हैं, टेबल के फॉर्मेट में, और टेबल में क्या होता है, रो एंड कॉलम ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी वर्कशीट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें क्या कहलाती हैं। देखो हिंदी थोड़ा सा हार्ड है पढ़ने में, इसलिए मैंने इंग्लिश रखा है। एग्जाम भी बाइलिंगुअल होगा, तो उसमें हिंदी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इंग्लिश पढ़ लेना। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इन अ वर्कशीट कॉल्ड। वर्कशीट की बात कर रहा है। वर्कशीट हमने कहाँ देखा था, एक्सेल में देखा था। एक्सेल में क्या था, वर्कशीट, जो कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। तो इसमें पूछा है कि किसी वर्कशीट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें क्या कहलाती हैं। मतलब ये जो ऊर्ध्वाधर ये हो गया और ये क्षैतिज हो गया, लाइनें क्या कहलाती हैं, इसको क्या बोलेंगे, बताओ आप क्या बोलेंगे। देखो सेल जो होता है, पहले मैं ऑप्शन को चेक करते हैं। सेल जो होता है, सेल तो एक जो ये छोटा वाला बॉक्स होता है, इसका जो ये पार्ट है, इसको सेल बोलते हैं। देखो, और ये जो सीट है, ये ओवरऑल जो एरिया है, इसको सीट बोलेंगे। अभी देखो ब्लॉक जो है, ब्लॉक किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को ही बोलेंगे। ब्लॉक मतलब दो को मिला के भी हो जाएगा एक ब्लॉक, जैसे रेंज होता है ब्लॉक। और ग्रिड लाइन तो ये जो एक ये जो लाइनें हैं, और ये जो लाइनें हैं, ये मतलब वर्चुअल होती हैं, एक्चुअली ये होती नहीं हैं, ये बस हमारे एलाइन के लिए होती हैं, एलाइन के लिए नहीं बोलेंगे, जैसे कि होती हैं बस ग्रिड लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिड लाइन। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। किसी वर्कशीट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें, क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर, देखो क्षैतिज तो ये हो गया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये हो गया ऊर्ध्वाधर। तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसी को तो ग्रिड लाइन बोलते हैं, ये ग्रिड लाइन ही होगी, ठीक है। क्योंकि सीट इसको भी बोल देते हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे खुद कन्फ्यूजन है, तो आपको क्या बताऊंगा। इसको स्किप करते हैं, देख लेना आप अपने हिसाब से, या फिर आप कमेंट में कर देना अगर आपको पता होगा तो, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का। सेल तो क्लियर है, सेल तो एक बॉक्स को बोलते हैं, और सीट भी क्लियर है, सीट तो पूरे सीट को ही बोलेंगे। वर्कशीट जो होता है, वर्कशीट, वर्कबुक, तो अब इसे सीट बोलेंगे या फिर ग्रिड लाइन बोलेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर एक लाइन तो ग्रिड लाइन कहलाएगी नहीं, कलेक्शन ऑफ ग्रिड लाइन, कलेक्शन ऑफ लाइन्स ग्रिड लाइन होगा। इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, टेलीफोन नंबर, जन्मदिन,
ग्राहक का नाम आदि किसका उदाहरण है? क्या ये रिकॉर्ड है, क्या ये फाइल है, क्या ये डेटा है, या फिर ये है डेटाबेस? तो हम एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे, उसका मतलब समझेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। तो पहले समझते हैं रिकॉर्ड क्या होता है। नहीं, स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा क्या होता है? डेटा, देखो डेटा को बोलते हैं, डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट एंड फिगर। मतलब डेटा जो है वो फैक्ट होता है, मतलब नंबर भी हो सकता है वो, या फिर वो नेम हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, फिगर हो सकता है। फिगर मतलब एट द रेट हैच, या ऐसे बना हुआ है, या फिर ये बना हुआ है फिगर। तो ये डेटा है। मतलब डेटा ऐसा जो कि अपने आप में रॉ हो, जिसका कुछ मतलब ना निकलता हो, सिर्फ वो डेटा। वो न्यूमेरिक के फॉर्म में भी हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेटा। ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी होता है डेटा। तो टेलीफ़ोन नंबर, जन्मदिन, ग्राहक का नाम, अगर ये देखो, अगर ये इंडिविजुअल पूछा होता तो डेटा हो सकता था। जैसे ग्राहक का नाम न देके वो दिया होता सिर्फ राम, अकबर, तो मान सकते थे ये डेटा है। अगर ये तीनों मिला के दिया है कि टेलीफ़ोन नंबर, जन्मदिन, ग्राहक का नाम, अगर ये एक साथ है, कॉमा कॉमा करके दिया है, अगर ये एक साथ है, क्या पता ये टेबल में यूज कर रहा हो, तो यहाँ पे डेटा ये नहीं होगा। अभी डेटा नहीं होगा। अभी रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड क्या होता है? देखो रिकॉर्ड जो है, रो टेबल रिकॉर्ड में बताया था ना, टप्पल को क्या बोलते हैं? टप्पल को ही रो बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड को बोलेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड रिकॉर्ड। तो क्या ये कलेक्शन ऑफ डेटा है? पता नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। अभी फाइल क्या होता है चेक करते हैं। फाइल, देखो फाइल का डिफिनीसन, फाइल मतलब एक टाइप का, फाइल मतलब वो फाइल की, आप फाइल समझ रहे हो ना, फाइल इज़ अ कंटेनर। ये टेबल की बात कर रहा है। टेबल में फाइल होते हैं। तो टेबल में अगर फाइल है तो फाइल में क्या क्या हो सकता है? फाइल में क्या आईडी हो सकता है? हम तो एग्जांपल देते थे, आईडी होता था, टेलीफोन नंबर होता था, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी होता था, नेम होता था। तो यहाँ पे तो ज़्यादा सूटेबल फाइल ही कर रहा है। और डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल। मतलब अगर 3-4 टेबल हैं और ये दोनों तीनों चारों जितने भी टेबल हैं आपस आपस में कनेक्टेड हों, तो वो डेटाबेस हो जाएगा। तो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, बढ़ते हुए क्रम में लिखे, तो सबसे छोटा देखो हो जाएगा हमारा डेटा। सबसे छोटा हो जाएगा डेटा, डेटा से बड़ा हो जाएगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बड़ा हो जाएगा फाइल, फाइल से बड़ा हो जाएगा हमारा डेटाबेस। डेटाबेस, तो इसका करेक्ट आंसर फाइल होना चाहिए मेरे हिसाब से। करेक्ट आंसर देखते हैं, ये है फाइल। क्योंकि फाइल जो है एक टेबल के फॉर्म में होता है और उसमें ये सारी चीज़ें जो जो दिया है पूरा होता है। देखो इंडिविजुअल तो ये डेटा है, मगर एक साथ जब मिला देंगे इसको, अगर एक फाइल में लिख देंगे तो वो फाइल हो जाएगा, एक टेबल में लिख देंगे तो वो फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यह किसी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल का पहला भाग कौन सा होता है? देखो ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी एक बार ही डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहला कौन सा होता है, किसी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में पहला भाग कौन सा होता है। हम जब डेटा एंट्री करते हैं तो वही सबसे पहला होता है। मैंने बताया था ना कि एटीएम बॉक्स में एटीएम इंसर्ट करेंगे, मतलब डेटा एंट्री हम अपना कर रहे हैं, फिर वो आगे इंक्वायरी करेगा, आगे वो प्रोसेस करेगा, आगे वो फेच करेगा डेटा, फिर प्रोसेस चलता जाएगा। तो किसी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल का पहला भाग कौन सा है? डेटा एंट्री। डेटा एंट्री करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डेटा एंट्री। ठीक है, चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। वह भाषा जो किसी डेटाबेस से डेटा के लिए आग्रह करती है क्या कहलाता है? देखो ये एसक्यूएल कमांड से क्वेश्चन आ गया। एसक्यूएल कमांड अपने आप में डेटाबेस का बहुत अच्छा चैप्टर है, एसक्यूएल कमांड, और इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे कमांड से ही क्वेश्चन मिलेंगे बहुत। तो ये एसक्यूएल कमांड से है, पूछा है कि वह भाषा, मतलब वो लैंग्वेज बताना है, कौन सा लैंग्वेज है जो डेटाबेस से डेटा के लिए आग्रह करती है। देखो डेटाबेस से आग्रह तो जो हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये हो जाएगा डीडीएल, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, क्योंकि ये डिफिनीशन में ही आता है हमारा। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, देखो इसमें आता है क्रिएट, क्रिएट करेंगे या फिर अल्टर
ड्रॉप, ट्रंकेट, क्योंकि देखो हमारा जो एसक्यूएल कमांड है, एसक्यूएल कमांड बोल रहा हूँ, जो भी लैंग्वेज है इसमें, देखो लैंग्वेज कौन कौन सा है डेटाबेस का, इसमें था डीडीएल था, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, एक डीएमएल होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है, टीसीएल होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह होते हैं। तो देखो ये पूछा है आग्रह करती है, आग्रह करता है, तो डिफिनीशन ही तो हम करेंगे, डीडीएल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि ये मैनिपुलेशन में क्या होता है, सेलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, जबकि इसमें हम डिफाइन करते हैं क्वेरी को टेबल में। मतलब जैसे नया टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट करते हैं, कोई ऑलरेडी बने हुए टेबल को मॉडिफाई या अपडेट करना है तो अल्टर कमांड यूज करते हैं। तो मतलब हम डिफाइन ही कर रहे हैं टेबल को, तो ये हो जाएगा डीडीएल कमांड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, डीडीएल। तो इसी के साथ ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया डिटेल में। अगला पार्ट 4 आएगा, वो 31 से स्टार्ट होगा, 40 तक जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।